हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा चल रहा है जो क्लास वह क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। हिंदी में बोले तो मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक का कई सारा वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है जो कंटिन्यू चल रहा है। उसी में अगला जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे जो 7 मूल राशियां होती हैं। उस 7 मूल राशियां के जो मानक होते हैं, अवधारणा होते हैं, उसमें से 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। वो क्या क्या था? मानक मीटर क्या होता है, इसे पूरा डिटेल्स में डिस्कस किए थे। मानक किलोग्राम क्या होता है और मानक सेकेंड क्या होता है। इन 3 टॉपिक को मैंने बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, इसका आप लोग लिंक से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मापन एवं मात्रक चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंस यदि कोई टॉपिक है तो है जो 7 मूल राशियां होती हैं और उनके मात्रक जो होते हैं। आप लोग उसे बिल्कुल डिटेल से याद करिएगा, डिटेल से समझिएगा, तब आप लोगों को फिजिक्स समझने में बिल्कुल आसानी होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 7 मूल राशियों में जो 3 डिस्कस कर चुके हैं उसके आगे वाला टॉपिक। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर की अवधारणा क्या है। अगला जो होगा इसमें आज पढ़ेंगे केल्विन क्या होता है, केल्विन की अवधारणा क्या है, और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडिला, उसकी अवधारणा को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए आज के टॉपिक को। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करें। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? जब आप इसे एक हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होता है ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उस स्टूडेंट से जो हेडिंग बना करके टॉपिक वाइज लिखता है। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए क्या क्या अवधारणा इसका दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, जो 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है। यानी एम्पियर जो होता है हमारा वह वैद्युत धारा का मात्रक होता है, ये सभी लोग जानते हैं। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर जो होती है तार के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अब आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा। ये तो अवधारणा दिया गया था। अब इसे हम कैसे समझ करके यानी आसानी से कैसे समझ सकते हैं, तो एक बार और पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। वैद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप लोग, मान लीजिए ये कोई 2 तार ले लिए। एक तार जो हो गया AB हो गया और दूसरा तार हमारा जो हो गया, इस तार का नाम हम ले लेते हैं BC। ये दोनों जो तार हैं सीधे हैं, लंबे हैं, वह दोनों परस्पर समांतर दूरी पर रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ x मीटर डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी x मीटर इन दोनों के बीच डिस्टेंस है। क्या है? सीधा है, लंबा है और समांतर है। ये दोनों तार हैं एक दूसरे के परस्पर समांतर रखे हुए हैं। तो इनमें जो धारा प्रवाहित होगी, जो करंट प्रवाह होगा दोनों तारों में, इन दोनों तारों के बीच जो धारा प्रवाह होगा वह यदि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है तो उसे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। एक बार और देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तार लिया AB और यहाँ पर BC ने, यहाँ पर एक DC तार ले लीजिए। AB और DC जो दोनों एक दूसरे के परस्पर समांतर हों, सीधे हों और ये लंबे तार हों, तो इनमें जो करंट फ्लो होगा यदि वह 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर देता है तो उसे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे।
तो ये था हमारा 1 एम्पियर का डेफिनेशन। अब देखिए इसमें क्या क्या जो होती हैं नोट्स के रूप में आप लिखेंगे। नोट्स लिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे नोट्स। नोट में ऐसे पॉइंट डालकर लिखिएगा। एम्पियर को अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल ए से इसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर लिखेंगे घरों में उपयोग होने वाली जो विद्युत धारा यानी जो हम करंट यूज करते हैं अपने घरों में, उसमें लगभग 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगला नोट्स लिखेंगे एम्पियर का नाम फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के लिए रखा गया। यानी जो आंद्रे मैरी एम्पियर थे, इनके नाम से इस एम्पियर को लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को एम्पियर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा यह है केल्विन से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करें। इस टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी केल्विन को समझने की कोशिश करते हैं। केल्विन एसआई पद्धति में ताप का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे मान लीजिए जो हम टेम्परेचर मेजर कराते हैं अपने शरीर का, वह किस में मेजरमेंट होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। वहीं यदि डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, वो सीजीएस पद्धति में मेजरमेंट किया जाता है टेम्परेचर को। एसआई पद्धति में जो टेम्परेचर का यूनिट्स होता है वह होता है केल्विन होता है। इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो गलता हुआ बर्फ है, ठीक, उसका टेम्परेचर तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के सौवें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। एक बार और देखेंगे। देखिए फ्रेंड, कोई भी डेफिनेशन हो, आप लोग उसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो वह धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। एक बार और पढ़िए इसे। बोल रहा है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलती बर्फ के टेम्परेचर तथा उबलते जल के टेम्परेचर के अंतर के सौवें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो बर्फ हमारा जो होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो गलती हुई बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा पानी होता है वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा पानी होता है वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और वही पानी यदि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो पानी जो होता है उबलने लगता है, जिसे बोलते हैं खौलने लगता है। यानी भाप में अब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वो। यानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब उस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वो भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा बर्फ बन जाता है। तो बोल रहा है बर्फ तथा उबलते हुए जल के टेम्परेचर के अंतर के सौवें भाग को 1 केल्विन बोलेंगे। यानी गलता हुआ जो बर्फ हमारा हुआ वह 0 डिग्री सेल्सियस हुआ और खौलता हुआ पानी यानी उबलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। इनके सौवां भाग कितना होगा, सौवां भाग इनका होगा 1। यानी 100 बोले 100 का जो हमारा का 100 हुआ, उनमें से हमारा इनके अंतर का जो सौवां भाग होता है वह हमारा 1 होता है। यानी 1/100 ऐसे बोलेंगे। तो यानी 1/100 भाग जो होगा वह 1 केल्विन के बराबर होता है। यानी 100 में से 1 भाग, 100 में से 1 भाग का मतलब कितना होता है, 1 होता है। इसे हम केल्विन का डेफिनेशन बोलते हैं। अब इसे आप लोग कैसे टॉपिक वाइज नोट्स लिखेंगे, इसमें टॉपिक वाइज नोट्स लिखने के लिए केल्विन को अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड नोट, उबलते हुए शुद्ध जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी माप एसआई प्रणाली में 373 केल्विन होगी। कैसे होगी आप लोगों को अभी नीचे से समझाते हैं। जिसे जल का क्वथनांक यानी जिसे जल का क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जिसे जल का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक। इसी प्रकार शुद्ध जल से बनी हुई पिघलती बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसकी माप एसआई प्रणाली में 273 केल्विन होती है, जिसे जल का गलनांक बोला जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। इससे क्या पता चलता है
कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन। कैसे? आप लोगों को डेफिनेशन से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। जो डेफिनेशन बोल रहा था, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलती बर्फ के ताप तथा उबलते हुए जल के टेम्परेचर के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन बोलेंगे। यानी दोनों का अंतर कितना हुआ? 100 और 1 का अंतर बोले तो जो हमारा हुआ, दोनों का 100 और 0 का अंतर जो हमारा हुआ 100 हुआ। इन दोनों के अंतर का 100वां भाग हमारा जो होता है 1 होता है, और इसी को केल्विन का डेफिनेशन बोला जाता है। तो यानी 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा होगा वह कितना होगा? 273 केल्विन के बराबर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। अगला जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है कैंडला। कैंडला क्या होता है? तो इसे एग्जाम से कुछ इस टाइप का पूछेगा कि कैंडला से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखें। देखिए फ्रेंड्स, जो कैंडला होता है हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यह प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता नापने का मात्रक है। एक कैंडला को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक कैंडला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग है, जबकि स्रोत का टेम्परेचर प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। जो हमारा प्लेटिनम का गलनांक होता है वो होता है 1772 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1772 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा प्लेटिनम का गलनांक होता है। बोल रहा है एक कैंडला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी जो हमारा मानक प्रकाश स्रोत है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मानक प्रकाश स्रोत, इस साइड से कोई इससे स्रोत प्रकाश आ रहा है और इसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग, यानी इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना प्रकाश गुजर रहा है वह उसकी 1/60वां भाग के बराबर होगा। किस टेम्परेचर पे? तो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर। जो प्लेटिनम का गलनांक होता है वह 1772 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लेटिनम का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट से होता है। इसमें नोट्स क्या लिखेंगे? तो कैंडला शब्द कैंडल से जो लैटिन भाषा है इससे लिया गया है, और कैंडला को अंग्रेजी अक्षर के छोटे लेटर CD से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग इसे भी नोट करिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ प्लेटिनम कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्लेटिनम कितना होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। यदि इतना आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, सोचता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आज का ये तीनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपन दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।